हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बुक नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। इस चैप्टर का पहले नाम होता था द कोल्ड वॉर एरा। अभी भी आपको पुरानी एनसीईआरटी में वही नाम देखने को मिलेगा। तो आज ये पूरा चैप्टर हम करने वाले हैं यार। अगर इस चैप्टर की बात करते हैं तो टोटल 4 पार्ट में इसकी वीडियो आएगी और हर पार्ट में इसके हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो आज ये उसकी पहली वीडियो है, मतलब पार्ट नंबर 1 हम करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी यार। पूरी एनसीईआरटी हम करने वाले हैं, बिल्कुल ए टू जेड एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ यार। इस वीडियो के बाद आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सीधा यार अब चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम पढ़े उसका हमें ओवरव्यू पता होना बहुत जरूरी होता है यार। कि ओवरव्यू मतलब कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं। तो यार अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं ना, तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो आपकी जो ये फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की, आपको एकदम इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी लगने वाली है। तो ये पूरा बैकड्रॉप ही हमें इस बुक का दे देता है यार ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। तो यार अगर हम एंड ऑफ कोल्ड वॉर की बात करते हैं, मतलब जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था उस समय को हम बोलते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका कंटेम्पररी एरा की बिगिनिंग हुई थी। कंटेम्पररी एरा मतलब होता है मॉडर्न वर्ल्ड, जो हमारी पॉलिटिक्स है इसकी वहां पर बिगिनिंग हुई थी। मतलब अभी का जो हमारा मॉडर्न समय चल रहा है इसमें पूरे वर्ल्ड में जितनी जितनी चीजें भी हुई, जितनी भी पॉलिटिकल चीजें हुई, उन सब के बारे में हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, जो मेजर मेजर चीजें हुई थी। तो कोल्ड वॉर के एंड को बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ कंटेम्पररी एरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना, याद रखिएगा। ये पूरा हम देखेंगे। इस वाले चैप्टर में बेसिकली पूरा हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे भाई कोल्ड वॉर किसके बीच हुई, कौन सी वो 2 सुपर पावर थी, उनके अलायंस कौन कौन से थे, हम पूरा देखेंगे। पूरे वर्ल्ड में हमें कोल्ड वॉर के क्या नतीजे देखने को मिलते हैं वो हम पूरा देखेंगे। फिर नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में हम पूरा देखेंगे। हम देखेंगे भाई कैसे नॉन अलाइन मूवमेंट ने अपना काम किया। फिर हम देखेंगे भाई इन 2 सुपर पावरों की लड़ाई कहाँ कहाँ हुई, इन लोगों को बैलेंस कैसे किया। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सब पूरा हम देखेंगे। फिर आखिर में इंडिया का और नाम का रिलेशन देखेंगे कि भाई इंडिया का उसमें क्या रोल था नाम में, वो पूरी चीज हम क्लियर करेंगे। ऐसा करके पूरा हमारा चैप्टर खत्म होगा। तो सीधा अब इसको चालू करते हैं। तो यार अब सीधे हमारा हम पहला टॉपिक देख लेते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक हमारे सामने आता है वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एक ना एक क्वेश्चन देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाता है, तो उसको अच्छे से देखिएगा। तो आपको जैसा कि यार इस टॉपिक से ही पता चल रहा होगा, क्यूबन मतलब हम एक क्यूबा आइलैंड की बात करने वाले हैं। आप ये फोटो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा क्यूबा आइलैंड था जो यूएसए के पास लाया करता था। तो हुआ क्या यार, अप्रैल 1961 में जो हमारे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब यूएसएसआर, फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो जो यूएसएसआर के लीडर थे उनको अप्रैल 1961 में लगा, वो बहुत ज्यादा चिंता में थे यार कि जो यूएसए है ना ये इसको इन्वेड कर देगा, मतलब क्यूबा पर कब्जा कर लेगा। क्यूबा एक कम्युनिस्ट रूल्ड आइलैंड था जिसके उस समय के प्रेसिडेंट थे फिडेल कैस्ट्रो। नाम याद रखिएगा, कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा, इसके प्रेसिडेंट थे फिडेल कैस्ट्रो। तो ये यूएसएसआर को बड़ा डर लग रहा था कि यूएसए जो है उसको इन्वेड कर लेगा, अपना कब्जा जमा लेगा इस आइलैंड पर। और अगर हम बात करें भाई यूएसएसआर को इतनी चिंता क्यों हो रही थी क्यूबा की, तो क्यूबा जो था ना वो यूएसएसआर का अलाय था, उसके साथ पूरा कोऑपरेट करता था, उसके अलायंस का एक मेंबर था। और ये मेंबर इसलिए था यार क्योंकि इसको यूएसएसआर से ना बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी, फाइनेंशियली डिप्लोमेटिक एड मिलते रहते थे। कोई भी मेंबर यार बड़े अगर सुपर पावर के, तो उनको ऐसी एड ऐसे हेल्प मिलता ही रहता है। जैसे फाइनेंशियली डिप्लोमेटिक एड मिलता था इसलिए वो यूएसएसआर की तरफदारी करता था। तो यही यूएसएसआर को डर लग रहा था कि यूएसए इस पर कब्जा जमा लेगा। तो उस समय के जो यूएसएसआर के लीडर थे, निकिता क्रूशेव, नाम याद रखिएगा, उनने डिसाइड किया कि क्यों ना क्यूबा को यार हम एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम इस पे को बेस में कन्वर्ट कर देंगे तो कब्जा जमाने की तो बात ही खत्म हो जाती है यूएसए की। तो इनने ये सोचा, तो इनने क्या किया यार, यहाँ पर ना मिसाइल इंस्टॉल करना चालू कर दी, न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पर सेटअप करना चालू कर दिया। जब इनने ऐसा किया तो यूएसए को बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो गया था कि अब यूएसए एक बहुत क्लोज रेंज से टारगेट हो सकता है। क्यूबा बहुत पास में था, वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल अगर सेटअप हो गई है तो बहुत क्लोज रेंज से यूएसए पे अटैक हो सकता है। और अब डबल हो गई थी सिटीज जो बेसिस, अगर हम यूएसए की बात करते हैं जो इसके अंडर में आ गए थे। मतलब अगर हम पैसे पहले बोले कि यूएसएसआर 5 इनकी सिटी पर अटैक कर सकता था, तो क्यूबा को रशियन बेस बनाने का था वो 10 हो गया था, सीधे डबल हो गया था, डबल से ज्यादा ही हो गया था। मतलब इतने सारे अब ऐसे यूएसए के एरिया थे जो अब सीधे डायरेक्ट अटैक के उस पर रेंज में आ गए थे। तो ये मेन प्रॉब्लम हो गई थी अब यूएसए को यार, कि अब यूएसए ने नाटक कर दिया है। तो 3 हफ्ते बाद जब सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर वेपन सेटअप कर दिए थे क्यूबा में, अमेरिका को पता चल गया यार यूएसएसआर जो है वो कोई ना कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पका रहा है। उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो और उनके एडवाइजर जो थे ना वो वॉर नहीं करना चाह रहे थे।
उनका कहना था कि ये क्यूबा और यूएसएसआर ने मिलकर बहुत गलत किया, लेकिन हम वॉर नहीं करेंगे, फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर ये नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है यार वॉर के बाद क्या क्या हो जाता है। बट ये भी नहीं चाह रहे थे कि ऐसा ये जो क्यूबा है ये न्यूक्लियर वेपन वाला पूरा एक बेस बन जाए, बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। इनने बोला अपन क्या कर सकते हैं, अपने को वॉर भी नहीं चाहिए और अपने को यूएसएसआर को रोकना भी है। तो जो कैनेडी साहब हैं उनने अमेरिकन वॉरशिप को ऑर्डर दे दिया। उनने अमेरिकन वॉरशिप को बोला कि अब सोवियत शिप्स जितनी भी आती हैं क्यूबा की तरफ, उनको अब इंटरसेप्ट मतलब उनको स्टॉप कर देना, ब्लॉक कर देना, उनको आने से मना कर देना, वार्निंग दे देना और बता देना ये कितना सीरियस एक टॉपिक चल रहा है। ये पूरी वहां पर बात हुई थी। तो ये जो पूरा एक क्लैश हमें देखने को मिलता है यूएसए और यूएसएसआर का क्यूबा के पीछे, इसको हम बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ यार, तो पूरी दुनिया डर गई थी। पूरी दुनिया को लग रहा था यार अगर ऐसा हुआ तो फिर से वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, पूरा सब तबाह हो जाएगी दुनिया। लेकिन बहुत ग्रेट रिलीफ मिला था यार कि दोनों कंट्री ने समझदारी का काम किया और वॉर नहीं हुई थी। जो सोवियत शिप थी वो धीरे से स्लो डाउन हुई और वापस टर्न हो गई थी। ठीक है, अच्छी चीज हमें देखने को मिली थी। तो जो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एकदम हाई पॉइंट आ गया था ना, ये पूरे हाई पॉइंट को ही हम कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे यार बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन आए, आपके प्रैक्टिकल में वाइवा में कोई आपसे पूछे कि आप कोल्ड वॉर से क्या समझते हैं, तो आपको बोलना है कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, और ये दोनों अकेले नहीं, इनके जो पीछे पीछे इनके अलायंस भी बने हुए थे, जो इनके ग्रुप बने हुए थे, इनके बीच में कंपटीशन, टेंशन और जो सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन, मतलब जो एक इनकी बहुत सारा आमना सामना हुआ, इन सब के मिलकर एक जो वॉर हुआ था उसको हम कोल्ड वॉर बोलते हैं। ये कोल्ड वॉर हुआ था, यहाँ पर कोई सीरियस लड़ाई नहीं हो गई थी, एक हल्का फुल्का चल रहा था, मतलब कंपटीशन चल रहा था, टेंशन चल रहे थे, छोटे मोटे कॉन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिल रहे थे। तो ये तीनों चीजें हुई तो इसको हमने कोल्ड वॉर नाम दिया था। और ये यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुआ था और इनके रिस्पेक्टेड अलाइज भी इनके साथ थे, इनके ग्रुप बने हुए थे। लेकिन वही अच्छी बात है यार, कभी भी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, कभी भी फुल स्केल वॉर हमें देखने को नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे रीजन थे जहां पर इनका आमना सामना हुआ, अलग अलग एरिया में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती थी, मुठभेड़ होती रहती थी, लेकिन कोई भी ग्लोबल वॉर नहीं हुई थी। तो ये पूरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसका कोल्ड वॉर हुआ था, और कोल्ड वॉर की एक सिंपल सी डेफिनेशन आती है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब ये कोल्ड वॉर था, क्या इसे पावर राइवलरीज था, मिलिट्री अलायंस और बैलेंस ऑफ पावर था, कि ये कुछ और भी था? बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। तो याद रखिए यार, ये सिर्फ पावर का लेना देना नहीं था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिला था, एक बहुत बड़ा। और अगर हम आपसे कोई पूछे कि भाई कोल्ड वॉर की मेन जड़ क्या था, तो मेन जड़ ये रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ही था। जो दोनों ग्रुप थे हमारे अलायंसेस, इन दोनों ग्रुप की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज थी, अपनी अपनी विचारधाराएं थी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप होने चाहिए, कंट्री कैसे गवर्न होना चाहिए, लोग वहां के कैसे रहना चाहिए, खुद के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के इनके अलग अलग बिलीफ थे। तो अब जब दोनों के बिलीफ आपस में क्लैश होंगे तो भाई तो लड़ाई देखने को मिलेगी। दोनों अपने अपने आइडियोलॉजी को एकदम सुप्रीम बताते थे, बेस्ट बताते थे, और ये चाहते थे यार कि पूरी दुनिया वैसे ही चलना चाहिए। इसी के पीछे इनकी लड़ाई होती थी। अब ये भी जान लेते हैं यार कि वो आइडियोलॉजी थी क्या। तो भाई दो अलायंस हमारे सामने आते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। जब भी हम वेस्टर्न अलायंस की बात करते हैं तो हम यूएसए की बात करते हैं। यूएसए और उसकी जो पूरी टीम थी उसको हम वेस्टर्न अलायंस बोलते हैं, और यूएसएसआर और उसके ग्रुप को हम ईस्टर्न अलायंस बोलते हैं, याद रखिएगा। तो अगर हम वेस्टर्न अलायंस की बात करते हैं तो ये दो आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे। एक होता है लिबरल डेमोक्रेसी और एक कैपिटलिज्म। लिबरल डेमोक्रेसी से मतलब होता है एक ऐसी डेमोक्रेसी जो लिबरलिज्म के पूरे उस बात को फॉलो करती है। लिबरलिज्म मतलब सिविल राइट्स है, लोगों को एंटरप्राइज राइट्स है, उनको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का एक हक मिला हुआ है, राइट्स मिले हुए हैं बेसिकली उनको। पूरा लिबरलिज्म को फॉलो कर रही है कंट्री डेमोक्रेसी के साथ, उसको हम लिबरल डेमोक्रेसी बोलते हैं। कैपिटलिज्म मतलब सिंपल होता है जहां पर मार्केट इकोनॉमी ग्रो करने के लिए देखा जाता है, वहां पर लोगों को छूट होती है कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सके, वहां गवर्नमेंट का बड़ा रोल नहीं होता है, वहां पर मार्केट फोर्सेस का रोल होता है। लोग अपनी अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री खोलते हैं, अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं, और इसको पूरा प्राइवेटाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसको बेसिकली हम कैपिटलिज्म बोलते हैं, जहां पर प्राइवेटाइजेशन, फ्री मार्केट फोर्सेस को आगे बढ़ाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और जस्ट इसके अपोजिट अगर हम ईस्टर्न अलायंस की बात करते हैं तो इन लोग दो आइडियोलॉजी को लेकर कमिटेड थे यार, एक है सोशलिज्म और एक है कम्युनिज्म। तो इन दोनों को बारीकी से मैं आपको समझाता हूं। आपने 11th क्लास में आइडियोलॉजी पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी बताता हूं क्योंकि हम भूल जाते हैं। सोशलिज्म मतलब होता है यार, यहाँ पर बेसिकली जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और एक्सचेंज का काम है, ये पूरा कम्युनिटी एज अ होल चलाती है। क्या प्रोड्यूस होना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, कितना एक्सचेंज होना है, पूरा लोग डिसाइड करेंगे, एज अ कम्युनिटी एज अ होल डिसाइड करेगी, और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता, पूरा गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और लोगों के हाथ में पूरी पावर होती है। ये होता है सोशलिज्म।
अगर हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी, यहाँ पर पूरा कम्युनिटी का रोल हो जाता है। यहाँ पर कोई भी चीज प्राइवेटली ओन नहीं होती है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको पूरा कम्युनिटी उस पर ओन करती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रॉपर्टी आपकी हो गई कोई मेरी हो गई, प्रॉपर्टी है तो वो हम सबकी होगी, पूरी कम्युनिटी की होगी। फिर उस कम्युनिटी के लोगों में जितनी एबिलिटी है और उनकी जितनी नीड है उस हिसाब से उन्हें चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे आपकी एबिलिटी ज्यादा है, आपकी नीड ज्यादा है, तो आपको ज्यादा प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर मेरी एबिलिटी ज्यादा है, मेरी नीड ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब एबिलिटी और आपकी नीड के अनुसार आपको चीजें प्रोवाइड करी जाती है और पूरा यहाँ पर एज अ कम्युनिटी एज अ होल रूल करती है। तो ये बिल्कुल आपको ने क्लियर कर दिया। आई होप आपको पूरा आइडियोलॉजी के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 आइडियोलॉजी हमारे सामने आती है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म हो गया, नाम हो गए जितने भी लोगों को हमने अभी पढ़े, और ये हो गया, इसको बहुत अच्छे से आप याद कीजिएगा, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज द कोल्ड वॉर। इस वीडियो का हमारा आखिरी टॉपिक आता है और बहुत इंपॉर्टेंट आता है। भाई अब कोल्ड वॉर चैप्टर है तो कोल्ड वॉर के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये कोल्ड वॉर होता क्या है यार। तो हमेशा याद रखिए यार, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमारा मेनली चालू हो गया था, है ना, मेनली फोकस पर ही आ गया था। तो इससे पहले अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे इस बुक में, उससे पहले हमें वॉर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हमें देखने को मिला। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है यार वो हमारी 1914 से लेकर 1918 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो 1939 से 1945 के बीच में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव से, इसको समझिएगा। जैसा कि यूएसए का एक अलायंस है, यूएसएसआर का एक अलायंस है, ऐसे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो वहां पर भी 2 बड़े अलायंस, 2 ग्रुप, 2 ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलते थे। एक था एलाइड फोर्सेस और एक था एक्सिस पावर। एलाइड फोर्सेस ने एक्सिस पावर को 1945 में डिफीट कर दिया था, जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। तो अगर हम बात करते हैं भाई इन दोनों अलायंसेस को लेड कौन करता था, तो बहुत बड़े बड़े नाम हमारे सामने आते हैं। एलाइड फोर्सेस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसएसआर हो गया और यूएस हो गया। चौंकिएगा मत कि यार यूएस और यूएसएसआर साथ में कहां गए। ये वर्ल्ड वॉर के बाद ही कोल्ड वॉर का नाटक हुआ था, इसके पहले नहीं था। उसके बाद इनके बीच मुठभेड़ हुई थी, आइडियोलॉजी को लेकर, पावर को लेकर हमें कोल्ड वॉर देखने को मिला था। ये चारों जो थे भाई एलाइड फोर्सेस के लेड कर रहे थे। उसके बाद एक्सिस पावर की बात करते हैं तो नाम आते हैं जर्मनी, इटली, जापान। और हमें मालूम है एक्सिस पावर हार गया था, मतलब जर्मनी, इटली और जापान को डिफीट मिली थी। ये पूरा हमें देखने को मिलता है। इसके सिर्फ यही कंट्री नहीं थी और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूरोप के आउटसाइड भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया जिसको पहले हम बुर्मा बोलते थे, और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हुआ था। तो अगर हम वॉर की बात करते हैं तो पूरी दुनिया को तबाह करके लग दिया था, सिविलियन प्रॉपर्टी को बहुत हार्म हुआ था, लोगों की जिंदगी चली गई थी। तो एक बहुत दर्दनाक और खतरनाक हमें वॉर ये देखने को मिली थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने तो पहली पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था 1914 से 1918 में। तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड वॉर का एक छोटा सा आता है समरी टाइप का। अगर आप ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट होंगे तो आप विकिपीडिया में जाएंगे, आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा। तो भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो कोल्ड वॉर का बिगनिंग हुआ, इसको याद रखिएगा। अब बिगनिंग इसलिए हुआ यार, 2 बड़े बड़े सुपर पावर हमारे सामने आ गए थे। लेकिन इन सुपर पावर के बारे में हम पढ़े इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ सेकेंड। तो भाई आप सबको पता होगा, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे होंगे कि यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे जापान की 2 सिटी में, हिरोशिमा और नागासाकी में, अगस्त 1945 में, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। तो यार इस पर भी बहुत बातें होती हैं। अगर हम क्रिटिक्स का बोलते हैं तो उनका कहना है यूएस को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, लेकिन उसके बाद भी जानबूझकर इसने बॉम्ब्स गिराए। बॉम्ब गिराना बिल्कुल अननेसेसरी था, गिराने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लोगों का कहना था यूएस ने ये इसलिए किया यार ताकि सोवियत यूनियन को रोक सके मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन लेने से एशिया और कहीं और पर। अब आप बोलेंगे पॉलिटिकल गेन, मिलिट्री गेन कहां पर आ गया। यार देखिए, कोई कंट्री का अगर पूरी दुनिया में दबदबा है तो वो ट्राई करता है कि वो बाकी कंट्रियों को इन्फ्लुएंस कर सके, उनसे फायदा निकाल सके अपने लिए। तो यूएसएसआर एक बहुत बड़ा नाम था, यूएसए एक बहुत बड़ा नाम था। अब एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो यूएसए ने ये सोचा था यार कि हम एटॉमिक बॉम्ब गिराएंगे ना तो एक दबदबा हमारा हो जाएगा और यूएसएसआर डर जाएगा। तो मतलब वो कहीं भी गेन नहीं कर पाएगा, पूरे गेन हमको मिलेंगे। एक बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों उसने एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। और ये भी बोला जाता है यार कि मॉस्को को यूएसए दिखाना चाहता था कि वो सुप्रीम है। मॉस्को की बात कैसे हो रही भाई, मॉस्को रशिया का कैपिटल है आज की डेट में। पहले रशिया अलग कुछ नहीं होता था, यूएसएसआर के सब पार्ट होते थे। तो उस समय जो ये मॉस्को रीजन था एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यूएसएसआर का, इसलिए मॉस्को का यहाँ जिक्र किया गया है। मेनली ये बोला जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। लेकिन अगर यूएस की बात करते हैं, इसके सपोर्टर की बात करते हैं, इनका कहना है भाई एटॉमिक बॉम्ब्स गिराना बहुत जरूरी था ताकि वॉर को बहुत जल्दी एंड कर सके, जिससे बाकी जितने अमेरिकन और एलाइड लोगों की जिंदगी जा रही है वो बच सके।
ये यूएसए के सपोर्टर्स ने अपने ओपिनियन दिए थे। हालांकि आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि वो तो डिबेट चलती रहती है, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है यार कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो बहुत सुपर पावर हमें ग्लोबल स्टेज पर देखने को मिल रहे थे। जब जर्मनी और जापान की डिफीट हुई और यूरोप पूरा तहस नहस हो गया था, पूरी दुनिया डूब रही थी, तब हमें यूएसए और यूएसएसआर देखने को मिल रहे थे जो एकदम सुपर पावर बन के दुनिया के सामने आ गए थे। मतलब पूरी दुनिया को अब ये इन्फ्लुएंस करने वाले थे। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यार, हम बोल रहे हैं कोल्ड वॉर में हमने पढ़ लिया कि कोई भी हॉट वॉर नहीं हुई थी। कोल्ड वॉर मतलब सिंपल होता है भाई, यूएस और यूएसएसआर के बीच हमें मुठभेड़ देखने को मिली थी जहाँ पर सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिल रहे थे और टेंशन का माहौल था। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमको वॉर देखने को नहीं मिली। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आता है, इसको आपको समझना जरूरी है। वो ये है यार कि दोनों कंट्री का एटम बॉम्ब्स थे और वो इतने कॉस्टली हो जाते हैं अगर हम एटम बॉम्ब को यूज करते हैं कि दोनों कंट्री उसको यूज नहीं करना चाहती है। और कॉस्टली से मतलब ये नहीं है कि उनका खर्चा बहुत ज्यादा है, ये हर एक फील्ड में बहुत कॉस्टली हो जाता है। अभी मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। देखिए, दोनों जो राइवल पावर है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, मतलब दोनों इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि दोनों को एक्सेप्ट ही नहीं है उतना। मतलब ये दो कंट्री हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, ये इस पर फेंक देगा न्यूक्लियर वेपन, ये इस पर फेंक देगा, दोनों के पूरे लोग मर जाएंगे, पूरे तहस नहस हो जाएंगे दोनों देश। तो ये क्या वॉर करना चाहेंगे आपस में? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इनको पता है भाई अगर हमने एक कदम भी एक्स्ट्रा उठाया तो सामने वाला भी उठाएगा, और अगर वॉर हो गई तो हम दोनों ही नहीं बचने वाले हैं। तो कभी भी फुल फ्लैश्ड वॉर ऐसे में होती ही नहीं है अगर दोनों कंट्री बहुत ज्यादा शक्ति वाली होती हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो मेनली ये है कि भाई कभी भी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो पॉलिटिकल गेन के लिए होते हैं, लेकिन दोनों कंट्री का यही कहना था भाई हमें पॉलिटिकल गेन नहीं चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल गेन में इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो ये एक लॉजिक ऑफ डिटरेंस आता है, इसको याद रखिएगा। मतलब सिंपल सा ये है कि न्यूक्लियर वॉर अगर हो गई तो दोनों कंट्रियों को इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि हम यही नहीं बता पाएंगे विनर कौन है। तो एक बहुत खतरनाक चीज आती है। मतलब सिंपल ये है कि अगर हम एक चीज ये भी अज्यूम करते हैं कि ये कंट्री ने याली कंट्री पर अटैक किया और इसके न्यूक्लियर वेपन को भी डिसेबल कर दिया, उसके बाद भी इस कंट्री के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन है कि वो इस कंट्री को तबाह करने की दम रखता है। तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। इसका सिंपल मतलब होता है यार कि जो दोनों कंट्रियों के इतनी पावर है कि वो अगर आप उन पर अटैक करते हो तो वो आपको पलटवार करेंगे, मतलब रिटेलिएट वो भी करेंगे। और दोनों कंट्री के इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन, इतने हाई लेवल वेपन है कि दोनों कंट्री तबाह होने लगेंगी। तो जब ऐसा होता है ना तो दोनों कंट्री वॉर नहीं करती है और इसको हम बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। मतलब याद रखिएगा, बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक। मतलब दोनों की इतनी कैपेसिटी है कि वो पलटवार कर सके टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि भाई दोनों कंट्री वॉर करेंगे ही नहीं। यह लॉजिक ऑफ डिटरेंस हमें देखने को मिल जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में इसको समझा दिया। ये पूरा हमें देखने को मिला, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कोल्ड वॉर हुआ था। यहाँ पर कोई भी सीरियस वॉर हमें देखने को नहीं मिली थी। ये पूरा हमें देखने को मिलता है यार। तो ये जो डिटरेंस का रिलेशनशिप था, इसकी वजह से हमें कोई भी बड़ी वॉर देखने को मिली थी। छोटे मोटे आमने सामने होते रहते थे, लेकिन बड़ी वॉर कोई भी नहीं हुई थी। तो ये बहुत सारे सीन हो रहे थे भाई, जिसको हमने लॉजिक ऑफ डिटरेंस आपको बताया। इसके बाद बहुत मेन मिलिट्री फीचर भी हमको देखने को मिल रहे थे, जैसे कि भाई दोनों सुपर पावर है, उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में काम करना था, बहुत सोच समझ कर काम करना था। ऐसा ही नहीं है क्योंकि एक छोटी सी गलती उनकी सब तबाह कर सकती थी। बहुत रिस्पॉन्सिबल रह के इन्हें काम किया यार, और ये ट्राई किया कि इन लोग की कोई भी वॉर ना हो। क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है, एक जन ने भी हल्की सी वॉर को इनिशिएट किया, सामने वाला भी करेगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाएगी और दोनों कंट्री को बहुत भारी नुकसान होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी। तो मेनली यही हुआ था यार, दोनों कंट्री ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया था, उनकी मिलिट्री ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया था, और उसी वजह से आज ह्यूमन सर्वाइवल हमारा बच पाया, क्योंकि कोई भी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी। इसके बाद यार एक बॉक्स आता है, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। आप वीडियो को यहाँ पॉज करिए, वैसे भी आखिरी चीज है, इसको पढ़िए और कमेंट में मुझे बताइए यार कि जो एटॉमिक बॉम्ब फेंके थे हमारे यूएसए ने जापान में, उनके कोड नेम क्या थे। दोनों के आप मुझे कोड नेम बताइएगा, और बताइएगा कि आज के न्यूक्लियर वेपन और उस समय के न्यूक्लियर वेपन में क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। तो छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। इसी के साथ यार हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट बचता है आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको एंड स्क्रीन में सेकेंड पार्ट मिल जाएगा। तो मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टैंगुरिया, बाय बाय।